नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। ये हमारे पास वीडियो जो है वो मोडाल्स का दूसरा वीडियो है या मोडाल्स की दूसरी क्लास है। पिछले वीडियो में हमने मोडाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा, मे, माइट या कैन या कुड के यूजेस को देखा। इस क्लास के अंदर जो है हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मोडाल से रिलेटेड ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो है मोडाल्स के अंदर अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है साथियों वुड। देखिए वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है। विल का क्या है? पास्ट टेंस है। लेकिन वुड का प्रयोग हमेशा ही पास्ट टाइम के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को भी आप प्लीज़ दिमाग में ज़रूर रखें। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वुड के अलग अलग प्रयोग में, उसमें पहला ही वुड का प्रयोग है वो है फ्यूचर ऑफ पास्ट। हमने बोला ये फ्यूचर ऑफ पास्ट हमारे पास क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रेजेंट के फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट, तो हम विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आपको बोलूं कि आई विल हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद करूंगा, यानी प्रेजेंट में फ्यूचर की बात की गई है। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर आपने बोला कि अरे उस दिन कहा था ना कि आप मदद करेंगे, तो उस दिन कहा था कि आप मदद करेंगे, तो वो दिन तो क्या है? पास्ट। और उस दिन कहा था कि मदद करेंगे, इसका मतलब कि पास्ट के फ्यूचर की बात चल रही है। तो उस समय हमने बोला यू told me that you would help me. तो you told me that you would help me, तो हमारे पास पॉइंट आता है कि you would help me, तो इसका मतलब कि पास्ट टाइम में ये बात फ्यूचर के लिए कही गई थी। तो ये वुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यूज है। इसको आप ज़रूर दिमाग में रखें और कहीं कहीं इसमें पास्ट टाइम का वो कॉन्सेप्ट भी जो है झलकता है हमारे पास। उसी तरह से हम वुड के प्रयोग की तरफ जाएं हमारे पास, तो हैबिट ऑफ पास्ट टाइम के लिए भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि वी lived in Mumbai for many years. We would go to Marine Drive often, या वी वुड ऑफन गो टू मरीन ड्राइव। तो यहाँ पर हमारे पास बात चल रही कि वी लिव्ड इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स, हम बहुत साल मुंबई में रहे थे। वी वुड गो टू मरीन ड्राइव, यानी हम मरीन ड्राइव जाते थे, यानी पास्ट टाइम की ये हैबिट थी। तो देखिए पास्ट टाइम की हैबिट के लिए यूज्ड टू भी आता है, जो बिल्कुल हम पढ़ेंगे, नो डाउट हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली एक ही सेंटेंस के अंदर अगर आपको पास्ट टाइम की हैबिट को बताना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रयोग है इसका। उसी तरह से हमारे पास वुड के प्रयोग में आते हैं और भी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर विश एज ए वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद में अगर विश एज ए वर्ब यूज हुआ है पहले क्लॉज में सब्जेक्ट 1, तो जो दूसरा सब्जेक्ट इसके बाद में आएगा उसके बाद में कभी भी विल नहीं आ सकता, क्या आएगा? वुड आएगा। तो हमने बोला ये क्या है, तो हमने बोला आई विश आई विल गो टू गोवा, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड आएगा। कि सब्जेक्ट विश वापस सब्जेक्ट, तो विल नहीं आ सकता। अब उसका ये बताया क्यों जा रहा है कि बहुत बार क्या होता है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विश आया है तो विश के बाद सब्जेक्ट के बाद में विल लिख लिया, तो हम क्या करते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। और जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं साथियों, तो वहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।
वहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि हमको लगता है आई विश आई विल गो टू गोवा, क्या मैं कामना करता हूँ कि मैं गोवा जाऊँगा। तो वहाँ ये गलती ना हो, तो इसके लिए ये पॉइंट मैं आपको स्पेशली ये बता रहा हूँ, जिसको आप प्लीज़ ज़रूर दिमाग में रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास पॉइंट है। उसी तरह से वुड के प्रयोग और भी है हमारे पास, इनको देखते हैं हम, है ना। देखते हैं हमारे पास क्या है। एक बार इसको पॉज करना है, इसको वापस एडिट मोड में डालना है। ठीक है, रिपीट। तो चलिए, हमने यहां पर देखा कि किस तरह से ये प्रयोग होता है। अब हमारे पास जो है वुड के कुछ और प्रयोग भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विल का पास्ट टेंस है वुड, तो हमने बोला कि इफ यू रीच इन टाइम वी विल गो फॉर अ मूवी। फिर बोला इफ you were a king, you would help the poor। यहां पे आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, कंडीशनल्स में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो विल या वुड में से क्या आया, विल। और इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट नहीं सिंपल पास्ट है तो विल का पास्ट टेंस क्या है, वुड, तो क्या आ गया हमारे पास, वुड आ गया। तो यही हमारे पास पॉइंट है कि वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है, इसलिए इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो विल आएगा, सिंपल पास्ट है तो वुड आएगा। आसान, सिंपल, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, उसी तरह से वुड के कुछ और यूजेस भी आते हैं कि वुड का प्रयोग करके जो है आप एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है एक रिक्वेस्ट का भाव दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि वुड यू जॉइन अस, इसमें हमारे पास इनविटेशन भी है। वुड यू जॉइन अस यानी आप इनवाइट कर रहे हो। तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन यानी यू के साथ आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं जब आप इनविटेशन या रिक्वेस्ट का भाव शो करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा प्रयोग है। लेकिन वहीं पे हमारे पास वुड से रिलेटेड कुछ और एक्सप्रेशंस भी है, जैसे वुड लाइक, वुड प्रेफर, वुड लव। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है, वुड लाइक, वुड प्रेफर या वुड लव, जो किसी सेंटेंस में जब आप यूज करते हैं तो आप अपनी प्राथमिकता या आप किस चीज को करना पसंद करेंगे ये शो करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने बोला कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो हमने आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, यानी मैं कॉफी का कप लेना पसंद करूंगा। तो यहां पर आप अपनी पसंद को शो करने के लिए वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। किसी सामने वाले की पसंद पूछ भी सकते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। उसी तरह से हमने बोला कि शी वुड लव टू डांस, तो ये उसकी इच्छा बताने के लिए किया जाता है कि क्या करना पसंद करेंगे। तो कोई भी इंसान क्या करना पसंद करेगा ये बताने के लिए वुड लाइक या वुड लव का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान समय के लिए किया जाता है। उसी तरह से हमने बोला कि शी वुड प्रेफर कॉफी टू टी। वुड प्रेफर का यूज कब करते हैं, जब किस कार्य को करने की या किस चीज के लिए प्राथमिकता है आपकी, तो प्राथमिकता बताने के लिए आप वुड प्रेफर का यूज करते हैं। जैसे वर्तमान समय की बात करते हैं, आपके सामने जो है चाय और कॉफी दोनों है, तो आपने बोला कि मैं कॉफी को प्राथमिकता दूंगा या दूंगी, या चाय को प्राथमिकता दूंगा या दूंगी। लेकिन जिसको भी आप प्राथमिकता वर्तमान समय में देते हैं उसको शो करने के लिए आप किसका यूज कर लेते हैं, वुड
प्रेफर का यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से कुछ एक्सप्रेशंस है, वुड लाइक, वुड लव या वुड प्रेफर, इंपॉर्टेंट से, सिंपल से है, इनको आप प्लीज जरूर दिमाग में रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हम ये शो करना चाहें तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, राइट। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार पैसेज में या ऐसी जगहों पे इस तरह से प्रयोग होता है और हमें समझ भी नहीं आता कि हम गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं अगर हमें सही मीनिंग पता ना हो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर भी करेंगे। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई एक्शन हुआ ही नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड बीन टू आगरा, अगर मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता। इसका मतलब अगर मैं आगरा गया होता, इसका मतलब आगरा नहीं गए, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता, इसका मतलब कि नहीं लाया, तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। अब इसको कंपेयर भी करते हैं। देखिए मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं हम, जब किसी कार्य के होने की संभावना तो थी लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक बार वापस से मैं दोहराता हूं कि किसी एक्शन के होने की संभावना तो थी लेकिन वो हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता। माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसी एक्शन के होने की संभावना तो थी लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ। तो देख सकते हैं मे हैव, माइट हैव, एक में हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता, और माइट हैव यानी संभावना थी लेकिन नहीं हुआ। इसमें संभावना की बात ही नहीं है, इसमें तो एक्शन हुआ ही नहीं। जैसे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसी कार्य को करने की क्षमता तो थी लेकिन वो कार्य नहीं किया जा सका, और यहां पर एक कोई एक्शन हुआ ही नहीं। जैसे इसको और एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू सीखने की बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया, आपका थोड़ा टाइम बाद में कॉल आया, आपने बोला मैं बिजी था, तो मैंने बोला इफ आई हैड नोन यू वर बिजी आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू। आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू यानी अगर मुझे पता होता कि तुम बिजी थे तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। इसका कॉल किया तो वुड नॉट हैव कॉल्ड यू यानी मैं कॉल नहीं करता। दूसरी चीज, ऐसा मान लेते हैं कि आप मेरे कॉल का वेट कर रहे हो और मैंने आपको कॉल किया ही नहीं। अब आपका शाम को कॉल आया कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आई थॉट यू वर बिजी। इफ आई हैड नोन यू वर नॉट बिजी आई वुड हैव कॉल्ड यू, अगर मुझे पता होता कि तुम बिजी नहीं हो तो आई वुड हैव कॉल्ड यू यानी मैं तुम्हें कॉल करता। इसका मतलब कॉल नहीं किया। बहुत सिंपल सा है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो यही है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं यूज की गई है या आपको खुद को यूज करनी है तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं, उसके लिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर दिमाग में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट जो साथियों हमारे पास मोडाल आता है वो हमारे पास आता है शुड। शुड के अलग अलग प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला वो है एडवाइस या सजेशन। एडवाइस या सजेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं साथियों? शुड का यूज करते हैं। हमने बोला यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये एक सजेशन है, एक एडवाइस है। ये हमने बोला कि वी शुड, ये एडवाइस सजेशन प्लस मॉरल ड्यूटी। हम एडवाइस सजेशन की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों
मॉरल ड्यूटी की, नैतिक कर्तव्य। वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य। तो अभी मॉरल सजेशन की बात करेंगे या फिर एडवाइस सजेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मॉरल ड्यूटी, तो यू शुड हेल्प द पुअर, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप गरीबों की मदद करें, सहायता करें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश की सेवा करें। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आता है शुड से रिलेटेड, वो है हमारे पास मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। तो उसको शो करने के लिए आप हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सजेशन या एडवाइस। जैसे हमने बोला इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, यू शुड स्टडी हार्ड। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। ये एक एडवाइस है, ये एक सजेशन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यूज आता है शुड का एडवाइस या सजेशन के लिए, जिसको आप प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें। वहीं पे शुड के और जो यूजेस है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज आता है कंडीशनल सेंटेंसेस का। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम बात करते हैं हमारे पास कोइंसिडेंस की। कोइंसिडेंस क्या है कि अगर आपको कोइंसिडेंस शो करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, कि अगर ऐसा हो जाए बाई एनी चांस, बाई चांस वाला जो भाव है वो शो करना है, तो आप इफ के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं। हमने बोला इफ यू शुड सी जयंत, टेल हिम टू कॉल मी। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये समझना जरूरी है। फिर इसी को अप्लाई करते हुए हमें सीखना है कि इफ यू शुड सी जयंत, यानी इस सेंटेंस का मीनिंग है कि बाई एनी चांस आप जयंत को देखो तो उसको बोलना कि मुझे कॉल करें। तो बाई एनी चांस यानी संयोगवश। तो ये संयोग को शो करने के लिए आप इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? शुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है, आप जो है किसी मिशन पे गए हुए हैं या किसी काम के हिसाब से रात को बाहर निकले हुए हैं। आपने अपने दोस्त को बोला अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस को कॉल कर देना। तो अगर कुछ हो जाता है, इसका मतलब कि बाई एनी चांस कुछ हो जाता है। तो बाई एनी चांस कुछ हो जाता है तो हमने बोला इफ एनीथिंग शुड हैपन, कॉल द पुलिस। तो इफ एनीथिंग शुड हैपन कॉल द पुलिस, अगर कुछ हो जाता है यानी बाई एनी चांस कुछ हो जाता है तो पुलिस को कॉल कर देना। सो यहां पे ही हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट हमारे पास आता है कि संयोग को शो करने के लिए शुड का यूज किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको शो करने का तरीका है कि इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मोडाल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। तीसरी चीज है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, को आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो किसको शो कर रहा है? संयोग को शो कर रहा है, एक कोइंसिडेंस को शो कर रहा है कि बाई एनी चांस ऐसा हो जाता है। तो अब इसी तरह के सेंटेंसेस में जो शुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं उनको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, जिसको ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा कि इफ यू शुड सी जयंत, टेल हिम टू कॉल मी। इफ यू शुड सी जयंत, टेल हिम टू कॉल मी, यानी बाय एनी चांस अगर जयंत को देखे, यही सेंटेंस हम लिखा था। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें अगर आप चाहें तो शुड को उठा के इफ की जगह लिख सकते हैं, यानी शुड यू सी जयंत, टेल हिम टू कॉल मी।
अब इस सेंटेंस के और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है और दोनों सेंटेंसेस पूरी तरह से क्या है साथियों, सही है, पूरी तरह से सही है। तो बहुत बार क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कब करते हैं, जब सेंटेंस प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ये एक छोटा सा यूज है कि चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखने का एक तरीका है जिसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और सेंटेंस देखते हैं। हमने बोला इफ एनीथिंग शुड हैपन कॉल द पुलिस। आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं शुड एनीथिंग हैपन कॉल द पुलिस। तो शुड एनीथिंग हैपन कॉल द पुलिस, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने शुड को आगे लिया है, मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज शुड का निकल के आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको दिमाग में जरूर रखें, कहीं लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है ये समझने में भी बिल्कुल देरी आप ना लगाएं। नेक्स्ट साथियों हमारे पास आता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ही इज योर फ्रेंड, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। वह तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, ये एक सेंटेंस का मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक इंसान आया जो आपका दोस्त ही है, आप अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, तीसरा इंसान आया जो भी आपका दोस्त है, उसने आपसे पैसे मांगे, आपने बोला मेरे पास नहीं है, वो इंसान चला गया, फिर आपने अपने जेब से बहुत सारे पैसे निकाले, तो आपके साथी जो बहुत ही अच्छा दोस्त है उसने बोला कि अरे उससे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, तो वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो आपने बोला नहीं, ये एक और दोस्त के लिए जिसका ऑपरेशन है उसको ये पैसे देने हैं, इसका काम इतना जरूरी नहीं है, इस तरह से ना। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि ही इज योर फ्रेंड, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। जब हम ये शो करना चाहें कि किसी एक्शन को करने की मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य तो था लेकिन वो एक्शन नहीं किया गया, कि तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, यानी तुम्हारा नैतिक कर्तव्य था कि तुम अपने दोस्त की मदद करो लेकिन नहीं की गई। यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड की मदद करनी चाहिए थी। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं करनी चाहिए थी मतलब कि मॉरल ड्यूटी थी लेकिन करनी चाहिए थी, इसका मतलब मदद नहीं की गई। तो ये शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जिसको आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड, शुड से रिलेटेड। तो अभी तक हमने मे, माइट या कैन, कुड या वुड, शुड के बारे में पढ़ा। अब जो है हम बात करते हैं कहीं की मस्ट की। तो देखिए साथियों हमारे पास जब हम मस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है ऑब्लिगेशन, यानी किसी भी काम को करने की, कोई भी कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, बाध्यता हो उसको करने की। जैसे हमने बोला द ट्रेन डिपार्ट्स in 5 minutes, you must run। ट्रेन 5 मिनट में जा रही है, अभी तुम दौड़ के जाना चाहिए क्योंकि अभी निकल जाएगी ट्रेन तो फिर छूट जाएगी। अब यहां पे आप सजेशन भी नहीं दे सकते कि यू शुड रन, या तो बाध्यता है नहीं जाएंगे तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट ये है बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, कि जब भी किसी कार्य को करने की बाध्यता हो तो आप मस्ट का यूज करते हैं और मस्ट के जस्ट बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है
टू नहीं लगता। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी बनाया कि मस्ट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली गई है, जो कि गलत है। सेकेंड है कि आप चाहें तो उसके लिए ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 minutes, you ought to run। दोनों सही है साथियों, लेकिन जब बाध्यता के लिए बात करते हैं हम तो सबसे स्ट्रांग तो आता है मस्ट। अगर मस्ट नहीं है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, ought to का यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हैं, मस्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ought के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो OUGHT ought के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो उससे पहले टू आएगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास मस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज था, जिसमें हमने देखा कि ऑब्लिगेशन के लिए किसी काम को करने की बाध्यता हो, मैंडेटरी हो वो काम, तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, करते हैं एक्चुअली। और उसकी जगह आप चाहे तो ought to का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन में आप रखें। उसी तरह से हमारे पास पॉइंट आता है मस्ट बी। मस्ट बी, जैसे हमने बोला कि ही मस्ट बी ए लॉयर। आप मस्ट बी का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी एक्शन, किसी वर्तमान समय में किसी एक्शन की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। क्या है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की साथियों, तो हमारे पास पॉइंट ये आता है, किसी कार्य के होने की संभावना है तो सिर्फ संभावना है, ज्यादा कम नहीं, संभावना है तो क्या आएगा में। किसी कार्य के होने की संभावना बहुत ही कम है तो माइट आएगा, और किसी कार्य के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है तो क्या आ सकता है? मस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक इंसान है, आप उसको नहीं जानते, या फिर आप एक स्टूडेंट है, कोई इंसान भाषण देने के लिए आया और उसने अपने भाषण के अंदर संविधान के बारे में, लॉ के बारे में बहुत सारी बातें बोली। उसने ये नहीं बोला कि वो लॉयर है, लेकिन उसने बोली, तो उससे आपको लगा कि 100% या ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो, एक लॉयर हो। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो आपने बोला ही मस्ट बी ए लॉयर। तो ये मस्ट बी का यूज भी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा यूज है साथियों। वहीं पे हमारे पास फिर बात आती है मस्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने बोला कि इट इज फ्राइडे, ही मस्ट हैव गॉन फॉर ए मूवी। ही मस्ट हैव गॉन फॉर अ मूवी। तो यहां पर हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, वो हमारे पास ये है कि इट्स फ्राइडे, ही मस्ट हैव गॉन फॉर ए मूवी। आज शुक्रवार है, वो पक्का से मूवी देखने गया होगा। तो यहां पर दो एंगल से हम सीख रहे हैं। एक तो कहीं पे भी मस्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रखा हो तो उसका मीनिंग क्या है, या आपको जब करना है तो किस केस में साथियों करेंगे। तो वहां पर हमारे पास पॉइंट ये आता है कि अगर किसी कार्य के होने की संभावना थी और वो कार्य हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता, तो मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन वो नहीं हुआ तो माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर किसी कार्य के होने की संभावना थी और वो कार्य हुआ है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मस्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर शुक्रवार को मूवी रिलीज होती है, तो हमने बोला कि आज शुक्रवार है, किसी इंसान की आदत है कि शुक्रवार को मूवी रिलीज होगी और मूवी देखने जाएगा ही जाएगा, सिंपल सा। तो हमने बोला इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे, वो पक्का से मूवी देखने गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन फॉर ए मूवी। इसका मतलब है कि उसकी मूवी देखने जाने की संभावना थी और वो मूवी देखने गया है, ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो ये साथियों हमारे पास है मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं पे मस्ट की बात करें तो अभी हमने बात की कि ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट आता है और मस्ट की जगह ought to भी आता है।
सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे। लेकिन ऑट टू के अलग अलग यूजेस भी हो सकते हैं, स्पेशली हमारे पास जो है शुड की जगह भी ऑट टू का यूज कर सकते हैं आप। लेकिन प्रायोरिटी इसको पहले मिलेगी, इसको बाद में मिलेगी। जैसे हमने बोला यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यू शुड हेल्प द पुअर भी है और यू ऑट टू हेल्प द पुअर भी है, मॉरल ड्यूटी के लिए। लेकिन प्रायोरिटी मॉरल ड्यूटी जब भी नैतिक कर्तव्य की बात चलेगी, शुड और ऑट टू में शुड को पहले मिलेगी, लेकिन उसकी जगह ऑट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शंस में आए तो भी शुड पहले आना चाहिए, ध्यान रखें आप। वहीं पे हमारे पास जो है एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आता है ऑट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने बोला कि द विलेज इज टू फार, you ought to have taken your motorbike। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो एंगल है। एक तो कहीं ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ था, उसका मीनिंग क्या है, या आपको यूज कब करना चाहिए। तो किसी कार्य को करने की आवश्यकता तो थी लेकिन वो कार्य नहीं किया गया। किसी कार्य को करने की आवश्यकता तो थी लेकिन उस कार्य को नहीं किया गया, उस समय हम किसका यूज करते हैं, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब द विलेज इज टू फार, यू ought to have taken your motorbike। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहीं जाना है, एक पास के या किसी विलेज में जाना है जो 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, आप चलते चलते ही चले गए। तो मैंने बोला विलेज बहुत दूर है, आपको मोटरसाइकिल ले जानी चाहिए थी अपनी, यानी मोटरसाइकिल ले जाने की आवश्यकता थी लेकिन आपने ले जाई नहीं। तो यही हमारे पास पॉइंट है कि किसी कार्य को करने की आवश्यकता तो थी लेकिन वो कार्य नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में हम साथियों किसका यूज करते हैं, ought to का यूज करते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ मोडाल्स के बाद में साथियों हम आते हैं बहुत ही सिंपल से पॉइंट पे, और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट हमारे पास है, और वो हमारे पास है बहुत ही आसान सा, और वो है हमारे पास सेमी मोडाल्स। और सेमी मोडाल्स की जब हम बात करते हैं तो सेमी मोडाल्स ऐसे कुछ मोडाल्स होते हैं जो मोडाल की तरह भी यूज होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। जैसे हमारे पास है नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और डेयर का हमारे पास मीनिंग होता है साहस करना या चुनौती देना। साहस करना या चुनौती देना, बहुत ही डिफरेंट से हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इनका सेमी मोडाल्स की क्यों कहते हैं, इनको सेमी मोडाल्स की तरह यूज कैसे होता है हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये साथियों, ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करते हैं नीड की। हमने बोला कि ही नीड्स सम मनी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है। हमने बोला ही नीड्स टू टॉक टू यू, उसे आवश्यकता है तुमसे बात करने की, उसे तुमसे बात करने की जरूरत है। नीड के बाद में, नीड के साथ ऐसा आया है सब्जेक्ट जस्ट बाद में नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। अब हमारे पास ध्यान से स्टेप वाइज चीजों को समझिएगा।
कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी किसी भी सकारात्मक वाक्य के अंदर नीड के जस्ट बाद में अगर कोई मुख्य क्रिया आई है, कोई मेन वर्ब आई है, तो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कब? जब आपका सेंटेंस एक अफर्मेटिव, एक सकारात्मक वाक्य होगा। अब उसी सेंटेंस को अगर आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव बनाना है तो आप दो तरीके से साथियों उसको नेगेटिव बना सकते हैं। एक, अगर आप नीड को मेन वर्ब मानते हैं तो नकारात्मक बना सकते हैं, उसका तरीका अलग होगा। और इसको अगर आप मोडाल यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रखना चाहते हैं तो उसको नकारात्मक बनाने का तरीका अलग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। एक वचन है तो डस, बहुवचन है तो डू। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के, तो ही डज नॉट, और जब डज आ गया तो मेन वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। ही डज नॉट नीड टू टॉक टू यू। तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अगर अच्छा मैं बोलूं यू शुड गो, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू शुड नॉट गो। यानी कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव बनाना है तो मोडाल के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहां पे तो इसको मेन वर्ब माना गया तो हमने हेल्पिंग वर्ब ये लगा दी। अगर आप इसको मोडाल मानने की कोशिश करते हैं या मोडाल मानना चाहते हैं या हेल्पिंग वर्ब मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन जब इसको आप मोडाल मान के नेगेटिव बनाएंगे तो मोडाल के बाद नॉट लगेगा तो आएगा ही नीड नॉट टॉक टू यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं साथियों कि जब सेंटेंस में नीड का प्रयोग होता है तो आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए कि वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो दूसरी वर्ब हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर वो नेगेटिव है तो आप देखिए कि वहां नीड मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। पता कैसे चलेगा? भाई नेगेटिव है तो नीड के बाद में नॉट आया, इसका नीड हेल्पिंग वर्ब है। नीड के बाद नॉट नहीं आया, पहले आया, इसका नीड मेन वर्ब है। तो अगर एक नेगेटिव सेंटेंस में नीड का प्रयोग हुआ है तो अगर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे हुआ है तो दूसरी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और नीड का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है यानी मोडाल के तौर पे हुआ है तो दूसरी वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। ये चीज हमेशा याद रखें आप। सेम का सेम कॉन्सेप्ट इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। हमने बोला ही नीड्स टू टॉक टू यू। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हेल्पिंग, इसको मेन वर्ब माना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब हुई डज। डज ही नीड टू टॉक टू यू। और अगर इसको मोडाल माना तो हमने बोला नीड ही टॉक टू। दोनों सही है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है कि नीड का प्रयोग अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन नीड का प्रयोग अगर जो है एक नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा नीड मेन वर्ब है या नीड हेल्पिंग वर्ब है। दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग सेम निकल के आएगा। अगर नीड एक मेन वर्ब के तौर पे यूज की गई है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है तो दूसरी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और नीड का प्रयोग अगर एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया गया है तो दूसरी वर्ब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम डेयर पे भी अप्लाई करते हैं। डेयर के साथ में भी सेम है। तो इसको अगर शॉर्ट में अगर हम देखें तो नीड या डेयर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अगर आपका सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। और नीड या डेयर के बाद में आपका जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर नीड या डेयर क्या है? मेन वर्ब है और आपका सेंटेंस
नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो है, लेकिन नीड और डेयर का यूज हुआ है, लेकिन वो एक मोडाल के तौर पे हुआ है, तो दूसरी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। इसी चीज को अप्लाई करते हैं डेयर के ऊपर। तो मैं वापस से बता रहा हूं, डेयर पे अप्लाई करते हुए आपको वापस सीखना है कि नीड या डेयर आया है तो देखिए अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अफर्मेटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है इंटरोगेटिव है तो देखिए नीड या डेयर मेन वर्ब है या मोडल से यानी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ही डेयर्स टू चैलेंज यू, यानी तुम्हें चैलेंज करने की का साहस करता है वो। तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डेयर के बाद में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, आसान है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो दो तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं। पहला है ही डज नॉट डेयर टू चैलेंज यू, और दूसरा है ही डेयर नॉट चैलेंज यू। तो देखिए हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि डेयर का प्रयोग हुआ है, अफर्मेटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब यानी मोडल के तौर पे हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। सेम इसी तरह से अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाने की शुरुआत करें तो हमने बोला कि इंटरोगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, डज ही डेयर टू चैलेंज यू, और दूसरा डेयर ही चैलेंज यू। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से कि डेयर का यूज हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब के तौर पे हुआ है तो दूसरी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है तो दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नीड और डेयर का यूज है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि कहीं पे भी अगर आपको नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट लिखा हुआ मिले तो गलत है, एस का प्रयोग कभी नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो। तो ये हमारे पास सेमी मोडल्स जो है कहीं कहीं थे, उसमें सेमी मोडल्स के अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसी वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है, यानी मोडल्स का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। उसमें हमारे पास जो है शामिल यूज टू भी है। यूज टू का प्रयोग जो है पास्ट टाइम की हैबिट के लिए किया जाता है, शो करने के लिए किया जाता है, हैबिट ऑफ पास्ट टाइम इन जनरल। उन्होंने बोला कि ही यूज्ड टू हेल्प अस, यानी वो हमारी मदद करता था, ये उसकी आदत थी। उन्होंने बोला कि शी यूज्ड टू प्ले चेस, यानी वो चेस खेला करती थी, ये उसकी आदत थी। ये पहला पॉइंट है। अभी देखिए दो छोटे छोटे पॉइंट्स और आएंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज टू आया है तो यूज टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर यूज टू है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो पहली चीज। सेकंड, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि इस कर्ता, इस सब्जेक्ट की ये आदत थी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा। अब आगे का भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है लेकिन ध्यान देने वाला है, और वो हमारे पास ये है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर इज एम आर या वॉज वर है, फिर अगर यूज टू आया है
तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। जैसे हमने बोला कि शी यूज्ड टू प्ले चेस, और एक हमने बोला शी इज यूज्ड टू प्लेइंग चेस। तो आप देख सकते हैं यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी इज यूज टू, तो यहाँ पे यूज टू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि वर्तमान समय की आदत है। तो आप हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के बाद में यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद में यूज टू आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बहुत ही बेसिक से हमारे पास जो है कोई कॉन्सेप्ट आता है बहुत सिंपल सा, जिसको दिमाग में रखें। फॉर्मूला बेस्ड है, सब्जेक्ट के बाद यूज टू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म से यानी इज एम आर वॉज वर, और फिर यूज टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट रहता है बहुत ही आसान सा। हैज टू और हैव टू भी मॉडल्स के तौर पे यूज होते हैं, सेमी मॉडल्स के तौर पे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो। तो ये हमारे पास मॉडल्स का पूरा कई कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने मॉडल्स को बेसिक तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की साथियों। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, आप उसको भी देखना ना भूलें। इनको बार बार रिवाइज करें, लेकिन मैं बोलूँगा कि रटने की बजाय इन सारी चीज़ों को अपनी भाषा के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर जो है यूज़ करना शुरू करें। या जब भी ऐसा कोई मौका आता है कि पॉसिबिलिटी है या फिर किसी कार्य के होने की संभावना तो थी लेकिन नहीं हुआ, या फिर कोई पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी है, इस तरह की ये सारी चीज़ें अपनी रोज की भाषा में ये चीज़ें आती रहती है। तो कहीं के दिमाग में एक बार सोचे कि अच्छा ये चीज़ जो हम बोलने जा रहे हैं इसके लिए क्या, अपनी आम बातचीत में भी, कि इसके लिए मॉडल्स में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। तो इस तरह से आपके लिए मॉडल्स जो है आसान बन जाएंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो मॉडल्स आपके लिए टफ बने रहेंगे। तो रटने की कोशिश ना करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।